दोस्तों, बिहार पुलिस फायरमैन एग्जाम के लिए 100 क्वेश्चन का यह पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें सभी विषय से क्वेश्चन है, जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा। आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा बनाइए। अगर आप सिलेबस से परिचित नहीं है तो सिलेबस यहाँ पर देख लीजिए। ऑफिशियल विज्ञापन में इसी तरह से दिया हुआ है। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का रहेगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में टफ लेवल का क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था कि सिलेबस में 12वीं दिया हुआ था, इस कारण से 12वीं लेवल का क्वेश्चन टफ लेवल का पूछ दिया गया था। और फायरमैन एग्जाम के सिलेबस में 10th दिया हुआ था, इस कारण से 10th लेवल का ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस तरह से बाकी अंडर जनरल कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, सेम उसी अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। अगर आप विषय देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, टोटल 6 सेक्शन है। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और छठा सेक्शन है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले, करेंट अफेयर से मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन है, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। 5 से 6 सेकंड का आपको समय लेना है। सभी 100 क्वेश्चन को आप बनाइए। कितना क्वेश्चन सही बना पाते हैं लास्ट में आपको कमेंट करना है। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है सुएज नहर। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लाल सागर जो है हिंद महासागर में है और हिंद महासागर कृत्रिम रूप से भूमध्य सागर से जो जुड़ा हुआ है सुएज नहर के माध्यम से। सुएज नहर बहुत ज़्यादा न्यूज में भी रहा था। एवरग्रीन नामक जहाज सुएज नहर में फंस गया था, 6 दिन तक फंसा रहा, इसके बाद अब बाहर निकल गया है। तो बहुत ज़्यादा न्यूज में भी रहा था, इस कारण से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। युग जो है 4 प्रकार का है। पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग, चौथा है कलयुग। अभी जो चल रहा है कलयुग। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, आदि कवि जो कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि को। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण रचित है संस्कृत भाषा में। रामायण जो संबंधित है त्रेता युग से। सतयुग के बाद है त्रेता युग, त्रेता युग के बाद है द्वापर युग। महाभारत जो हुआ है, कृष्ण अवतार जो हुआ है द्वापर युग में। और महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है महाभारत। कल्कि जो है, यह जो है विष्णु जी का कलयुग में अवतार होगा, कलिक अवतार। तो कल्कि से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है। लोक मीन्स होता है लोग और पाल मीन्स होता है रक्षा करने वाला, देखभाल करने वाला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा लोगों को देखभाल करने वाला। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य घटक है। एलपीजी का जो पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी हुआ द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। घरों में जो प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस का, और इसका जो मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और सीएनजी का मुख्य घटक होता है मीथेन। इसके अलावा बायोगैस का भी मुख्य घटक होता है मीथेन। सीएनजी को प्राकृतिक गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक प्रदेश था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, गोवा के पास, गोवा पर जो अधिकार था पहले पुर्तगालियों का। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में अग्रणी देश कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है चीन। चीन ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरे स्थान पर है भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। तीसरे स्थान पर है अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है, राज्य हर जगह है यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, कल्याणकारी राज्य। अगला क्वेश्चन है, काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। काफुर होना मुहावरे का जो सही अर्थ है भाग जाना। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। यहाँ पर नाम में ही दिया हुआ निश्चित यानी फिक्स होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा होना चाहिए। यहाँ पर 2 मीटर फिक्स दिया हुआ है। 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना। यहाँ पर 1 किलो दिया हुआ है, तो 1 किलो आम से आपको ज़्यादा लेकर नहीं आना है। इसके बाद यहाँ पर सैकड़ों लोग मारे गए। और यहाँ पर है चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। तो 50 ग्राम यहाँ पर फिक्स है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं, तो सैकड़ों में 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। इस तरह से 1 सैकड़ा 2 सैकड़ा यहाँ पर फिक्स नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। नदी है और राज्य का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में इंद्रावती। इंद्रावती नदी जो बहती है छत्तीसगढ़ राज्य में, झारखंड ये दिया हुआ है यहाँ पर गलत है।
इसके बाद है भीमा, तो भीमा नदी का दूसरा नाम है चंद्रभागा नदी, और चंद्रभागा नदी यह जो बहती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना राज्य में, तमिलनाडु नहीं है। इसके बाद है लूनी, तो लूनी का बिल्कुल सही दिया हुआ, लूनी नदी जो बहती है राजस्थान एवं गुजरात राज्य में, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है घाटप्रभा, तो घाटप्रभा नदी जो बहती है महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों में, केरल राज्य में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल राखी गढ़ी है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राखी गढ़ी जो है हरियाणा में है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। अगर सीधा सा पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो होगा। अगर भारत कंडीशन देकर रहेगा तो राखी गढ़ी आपको आंसर देना है। मोहनजोदड़ो भारत में नहीं है, अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। कालीबंगा जो है राजस्थान में है, कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। लोथल जो है गुजरात में है, लोथल एक बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत है, आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो महाराष्ट्र तेलंगाना में बिल्कुल सही है, यहाँ पर विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों है। टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें से बिहार भी शामिल है। इसके बाद है विधान परिषद के सदस्यों का अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्य के 1/3 है, यह सही है। न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है, यह गलत दिया हुआ है, 40 यहाँ पर होना चाहिए। सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों सदस्य द्वारा निर्वाचित होता है, तो सही दिया हुआ है डी ऑप्शन भी। यहाँ पर जो विधान परिषद के लिए जो न्यूनतम का कंडीशन है 40 है, विधानसभा के लिए न्यूनतम का जो कंडीशन है 60 है। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की। नौजवान भारत सभा के संस्थापक भगत सिंह थे, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है और भाग 3 के अंतर्गत है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। और भाग 4 का क में और अनुच्छेद 51 का क, यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 4 का क, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 का क में वर्णन है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन की टोटल समस्थानिक की संख्या 3 है। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्रैटियम। सी ऑप्शन में जो दिया हुआ इट्रियम, इट्रियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। संतोष ट्रॉफी खेल का जो संबंध है यह फुटबॉल खेल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है, तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी ज्वार नदमुख है, एस्चुरी का निर्माण करती है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ताप्ती। और ताप्ती के जगह पर तापी भी ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, ताप्ती एवं तापी दोनों एक ही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में पलवन राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है। पलवन यानी तैरता हुआ, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर राज्य में है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और झील का नाम भी पूछा जाता है, तो इससे रिलेटेड जो झील है लोकटक झील है, मणिपुर इसी झील में यह उद्यान है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से आपको 3-4 पॉइंट याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नौका दौड़ प्रतियोगिता से संबंधित जो राज्य है केरल है, ओणम त्यौहार के अवसर पर होता है और ओणम त्यौहार जो संबंधित है केरल राज्य से। इसके अलावा एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि भैंस दौड़ प्रतियोगिता किस राज्य से संबंधित है, तो भैंस दौड़ प्रतियोगिता जो संबंधित है कर्नाटक से, कम्बाला त्यौहार के अवसर पर भैंस दौड़ प्रतियोगिता होता है। तीसरा आपको याद रखना है तमिलनाडु से रिलेटेड जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू में सांड एवं इंसान के बीच लड़ाई होती है और यह जो संबंधित है जल्लीकट्टू तमिलनाडु से पोंगल त्यौहार के अवसर पर यह होता है। तीनों याद रख लीजिएगा, नौका दौड़ जो है केरल से संबंधित है, भैंस दौड़ कर्नाटक से संबंधित है और सांड की लड़ाई जो संबंधित है तमिलनाडु से। जल्लीकट्टू पर रोक लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भौतिकी में 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता है। करेंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा।
2020 का भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार मिला है, तीनों को इसमें से सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसका नाम होगा, तो इसका जो नाम होगा परख ही, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नई शिक्षा नीति से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें शिक्षा का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो 5+3+3+4 यह शिक्षा का फॉर्मेट है। 5वीं तक फाउंडेशन क्लास हो गया, इसके बाद 5+3 8 हो गया, और अब 10th नहीं होकर 11वीं होगा। 5+3 8 हो गया, 8+3 11 +4, यहाँ पर 15 तक टोटल। इस तरह से शिक्षा का फॉर्मेट हो गया। और समिति का नाम भी पूछा जाएगा, तो कस्तूरी रंगन समिति का नाम हो गया। और शिक्षा का फॉर्मेट इस तरह से 5+3 8 +3 11 +4 15। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का स्थान क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, भारत का जो स्थान है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 167वां, पहले स्थान पर डेनमार्क देश है। अगला क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। गांधी शांति पुरस्कार 2020 जो प्रदान किया गया है बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान थे। अभी जो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री है शेख हसीना, शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान थे। इसके अलावा 2019 का जो दिया गया है, ओमान के सुल्तान काबूस बिन अल सैद को, यह भी आपको याद रख लेना है। ओमान के सुल्तान काबूस बिन अल सैद को 2019 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। और 2020 का जो दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को। और बांग्लादेश के संस्थापक जो माना जाता है शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बंग बंधु किसको कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को, इसको भी याद रख लीजिएगा। और शेख हसीना के पिता थे शेख मुजीबुर रहमान। अगला क्वेश्चन, रावण-1 नामक उपग्रह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। रावण-1 नामक उपग्रह जो प्रक्षेपित किया गया श्रीलंका देश द्वारा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के राजकुमार शुक्ल खबरों में थे क्योंकि सरकार ने उनकी याद में जारी किया। गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए राजकुमार शुक्ल जी ही बुलाए थे। और राजकुमार शुक्ल स्वतंत्रता सेनानी थे। और इसके नाम पर सरकार ने जो जारी किया है डाक टिकट, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डाक टिकट। अगला क्वेश्चन, बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा है। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय जो है उर्दू है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, मखाना की खेती के लिए देश का जो अग्रणी राज्य है बिहार। अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती से रिलेटेड हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के किसान नेता थे। इसके अलावा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के किसान नेता थे। 2 पॉइंट याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और यह जो है पश्चिमी चंपारण जिला में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की दशक में सर्वाधिक 10 के जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, वह है। सर्वाधिक 10 के जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, वह जिला जो है मधेपुरा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य कैसे मात्रक है। कार्य एवं ऊर्जा कैसे मात्रक है, जूल। शक्ति कैसे मात्रक होता है, वाट। बल कैसे मात्रक है, न्यूटन। प्रतिरोध कैसे मात्रक है, ओम। सभी बेसिक पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मार्लो मिंटो सुधार कब आया, तो 1909 में। भारत परिषद अधिनियम 1909 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीठा स्वाद के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है।
मीठा स्वाद के लिए जो मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा नोक टिप। जीव का जो अगला भाग है यह मीठा और नमकीन स्वाद के लिए है। मीठा एवं नमकीन स्वाद का जो पता चलता है जीव के अगले भाग से। इसके बाद हो गया यहाँ पर पीछे का भाग, तो पीछे के भाग से कड़वा स्वाद का पता चलता है और किनारा साइड से जो पता चलता है खट्टे स्वाद का। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। फर्स्ट बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। एग्जाम में इसका वैल्यू पूछ दिया जाता है कि एक प्रकाश वर्ष का मान कितना है, तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। और यहाँ पर आप देखिएगा 9.46 है, यानी 10 के लगभग में है। 10⁻15 में एक और 10 से गुना कीजिएगा 10⁻16 के लगभग हो जाता है, तो 10⁻16 मीटर भी ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। फर्स्ट यहाँ पर है विनोबा भावे, द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, यह गलत दिया हुआ है। विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, यहाँ पर द्वितीय दिया हुआ है, तो द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो यह जोड़ा सही नहीं है। इसके बाद है CR दास, चित्तरंजन दास, देशबंधु, तो यह सही दिया हुआ है बी ऑप्शन। इसके बाद है श्यामजी कृष्ण वर्मा, पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक, यह भी गलत है। यहाँ पर पेरिस के जगह पर होगा लंदन। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, 1905 में स्थापना किया था। यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कब की थी यह भी पूछ लिया जाता है डेट के साथ, तो 1905 आपको याद रख लेना है। कहाँ पर किया था, तो लंदन में। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी एंटीबॉडी है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा IgA। इसका जो पूरा नाम है इम्यूनोग्लोनिन है, इम्यूनोग्लोनिन A। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ। यानी इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ है। तो यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद कौन सी घटना हुई है, सिंपल सा इसमें आपको यह बताना है। तो पूर्ण स्वराज यह जो है इससे पहले का है। इसके बाद हो गया जाएगा यहाँ पर दांडी मार्च। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ है। दांडी मार्च जो हुआ था 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच में। इसके बाद गांधी जी 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ है। तो गांधी इरविन समझौता इसके बाद हुआ है, यानी इस घटना से पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया है। इस घटना के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है वर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 1948 में। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया। इस यानी ईश्वर की निंदा करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो संबंधित है पंचायती राज से। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा थोरियम। मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। इसमें से जो जीवाश्म ईंधन है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, तीनों जीवाश्म ईंधन है, लेकिन परमाणु ऊर्जा जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है फाग राग गीतों की रचना किसने की थी। फाग राग गीतों की जो रचना की थी नवल किशोर सिंह। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चीर का विलोम शब्द है। यहाँ पर जो दिया हुआ चहरसी कार्य, चीर माने जो होता है यहाँ पर पुराना हो जाता है प्राचीन, और चद्रगी कार्य चीर माने होता है वस्त्र। तो यहाँ पर चहरसी कार्य का पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा चीर का विलोम, यानी उल्टा बताना है। तो प्राचीन का उल्टा होता है नवीन, नया, तो नवीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पंडित का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से पंडित का पर्यायवाची नहीं आपको बताना है। कोविद, मनीषी, प्राग, तीनों जो है पंडित का पर्यायवाची शब्द है, मिलता जुलता शब्द है। लेकिन डी ऑप्शन में जो दिया हुआ है नागर, यह पंडित का पर्यायवाची नहीं है।
हिंदी में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी सभी क्वेश्चन बना पाइएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। इसमें से आपको शुद्ध बताना है, तो देख लीजिए सभी ऑप्शन को, कमेंट करके बताइए 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह सायंकाल के समय घूमने जाता है। फर्स्ट सही है, बाकी यहाँ पर देखिएगा कि वह सायं के समय, यहाँ पर काल होना चाहिए। इसके बाद है वह सायंकाल के समय घूमने जाते हैं, जाते की जगह पर यहाँ पर जाता होगा। इसके बाद है वह सायंकाल घूमने जाता है, तो यहाँ पर के समय बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। यहाँ पर दिया हुआ है जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो उसको जो कहा जाता है मुमुक्षु, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यह बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ज्योति ने एक गीत सुनाया, तो मधुर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तीव्र का जो विलोम होता है मंद सही है, सुखदायक का कष्टदायक यह भी सही है, विधि का विवेक यह भी सही है। यहाँ पर अज्ञान और मूर्ख दोनों मिलता जुलता ही शब्द है। अज्ञान यानी जिसके पास कोई नॉलेज ना हो, एक तरह से मूर्ख ही आप कह सकते हैं। तो डी ऑप्शन में यहाँ पर सही विलोम नहीं दिया हुआ, दोनों मिलता जुलता शब्द है, यानी पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन लद्दाख गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है। लद्दाख गिलगित और पाकिस्तान से होकर सिंधु नदी बहती है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है। खाद्य श्रृंखला में 3 चरण होता है, पहला होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता, तीसरा होता है अपघटक। तो इसी तरह से आपको सीरियल से बताना है। उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधा हो गया, तो यहाँ पर देख लीजिए पादप यहाँ पर 3 ऑप्शन में है। इसके बाद यहाँ पर है पादप पक्षी, पक्षी जो है कीट पतंग को खाता है, यानी पादप यानी पेड़ पौधे को यहाँ पर नहीं खाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पादप। पादप को कौन खाएगा, टिड्डा, टिड्डा कीट के कैटेगरी में है, और टिड्डा को कौन खाएगा यहाँ पर पक्षी। तो यह बिल्कुल सही दिया हुआ, बाकी यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्न जंतुओं में से कौन सा एक जंतु एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है। सभी ऑप्शन को देख लीजिए। यहाँ पर बकरी दिया हुआ है, तो बकरी जो है शाकाहारी के कैटेगरी में है। बकरी जो है उपभोक्ता के अंतर्गत है, प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी है। यह जो है सिर्फ पेड़ पौधे को खाएगा, तो बकरी यहाँ पर एक ही स्तर का हुआ। इसके बाद है मेढक, तो मेढक जो है यहाँ पर कीट पतंग को खाएगा, यह भी एक ही स्तर का है। ऐसा नहीं है कि इसमें शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह का नहीं है। गोरैया अगर आप देखिएगा तो गोरैया जो है यहाँ पर दाना भी खाएगा, अनाज भी खाएगा, साथ में यहाँ पर कीट को भी खाएगा। तो गोरैया जो है 2 यहाँ पर पोषक स्तर के अंतर्गत है, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों कैटेगरी में है। पक्षी जो होता है शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों कैटेगरी में। इसी तरह से आप कौवा को देखिएगा तो कौवा जो है यहाँ पर दाना यानी रोटी भी खा लेता है, और साथ में कीट को भी मांस को भी खा सकता है। तो जितने भी पक्षी है, पक्षी को सर्वाहारी के कैटेगरी में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन गोरैया। शेर जो है शेर सिर्फ मांसाहारी है, हिरन और खरगोश इन सभी जीवों को खाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी से संबंधित है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार का हनन होने पर आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी पद से हटाने के लिए जो चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अनुच्छेद 61। अगला क्वेश्चन है बिहार में विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या है। बिहार में सीटों की संख्या से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है बिहार में विधान परिषद, बिहार में विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों है। विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या 243 है, विधान परिषद में है 75, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 75। और लोकसभा में सीटों की संख्या बिहार से 40 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या 22 है,
अनुसूचियों की अभी वर्तमान समय में टोटल संख्या 12 है। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो 8 थी। बाद में इसमें 4 और संशोधन करके शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? भारतीय संविधान की अंतरात्मा या आत्मा जो कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। और भारतीय संविधान का हृदय भी मौलिक अधिकार को ही कहा जाता है। प्रस्तावना यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। न्यूटन का जो हो जाएगा यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का खोज। कैप्लर ग्रह का खोज कैप्लर ने किया था। वास्को डी गामा, तो भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। और वास्को डी गामा वर्ष भी पूछ लिया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज कब किया था, 1498। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयोग में 3 मेंबर है, एक है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 है अन्य चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन में पेटीएम। पेटीएम के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, यह डिजिटल का उदाहरण है। डिजिटल यानी ऑनलाइन जो पेमेंट करते हैं। नगद यानी कैश लेन देन, तो यह जो है डिजिटल का टैप नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी ऑनलाइन ही पेमेंट होता है। एटीएम हो गया, और इसके अलावा डेबिट कार्ड से भी जो पेमेंट करते हैं, यह सभी जो है डिजिटल का टैप है। लेकिन नगद लेन देन यह डिजिटल का नहीं है, इसमें कैश देकर पेमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मशहूर शहनाई वादक है। भारत के मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां इसका सही आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न भी दिया गया है और बिहार के थे। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण का आण्विक सूत्र क्या है? स्वर्ण यानी सोना का आपको रासायनिक सूत्र इसमें से बताना है। तो सोना का जो संकेत होता है AU होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सोना का जो लैटिन नाम है ऑरम है, AU से इसको डिनोट करते हैं। सोना की जो परमाणु संख्या है 79 और AG यहाँ पर जो संकेत दिया हुआ यह जो है चांदी सिल्वर का है। और सिल्वर का जो परमाणु संख्या है 47 है। सोना का परमाणु संख्या पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो 79 है, यह आपको याद रखना है। और एल्यूमिनियम का होता है 13। यहाँ पर सी ऑप्शन में एल्यूमिनियम दिया हुआ है। और जी जो है किसी का भी संकेत नहीं है। अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की जो श्रृंखला है इस तरह से है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। तो बाहरी पूछा गया है, तो शिवालिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का जो सबसे छोटा राज्य है गोवा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर सीधा सा पूछेगा तो आपको समझना है क्षेत्रफल ही। जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाता है तो ऑप्शन में दे दिया जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था का 3 टाइप है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि हो गया। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण विनिर्माण यानी उद्योग क्षेत्र हो गया। तृतीयक के अंतर्गत होता है सेवा। तो यहाँ पर सूचना और प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, यह जो है तृतीयक की कैटेगरी में है। न्याय तंत्र, तो यह अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, इसमें प्राथमिक पूछा गया है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि है। कृषि हो गया, मत्स्य पालन, कृषि से रिलेटेड जितने भी वर्क है यह सभी प्राथमिक के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किस राजवंश द्वारा किया गया था? गोलकुंडा किला कहाँ है यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो गोलकुंडा किला जो है हैदराबाद में, तेलंगाना राज्य में है। और किस राजवंश द्वारा किया गया था निर्माण? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, काकतीय वंश। अगला क्वेश्चन है, 2022 फीफा विश्व कप के लिए मेजबानी देश कौन सा है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा, फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन किया जाएगा कतर देश में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होना था लेकिन नहीं हो पाया कोरोना के कारण से। अब जो होगा जुलाई 2021 में, तो इसका जो आयोजन किया जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में। यह भी आपको याद रख लेना है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2021 का जापान की राजधानी टोक्यो में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया?
स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू किया गया था गांधी जी के जयंती पर, महात्मा गांधी, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था तो डेट याद रख लीजिएगा, डेट भी पूछ दिया जाता है। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें से कौन सा गलत है आपको बताना है। फर्स्ट दिया हुआ घर पकी हुई ईंटों से बने थे, बिल्कुल सही है। पशु का मांस प्रमुख भोजन था, यह गलत दिया हुआ है। मुख्य जो भोजन था गेहूं एवं जौ, यहाँ पर जो मांस दिया हुआ है गलत हो जाएगा। इसके बाद यह वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग 2500 ईसा पूर्व में पुष्पित पल्लवित हुआ, यह भी सही है। इसके बाद यह एक शहरी सभ्यता थी जो जहाँ लोग सुनियोजित कस्बों में रहते थे, यह भी सही है। यहाँ पर बी ऑप्शन में जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की थी ज्योतिबा फुले, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवीय सिद्धांत है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था। नाजीवाद का जो संस्थापक था एडोल्फ हिटलर, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का जो प्रारूप तैयार किया गया था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और चलिए इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन है, इसके बाद मैथ का और जीके का भी क्वेश्चन है आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर सिलेक्ट द एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनम यानी आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है, लेटेंट का बताना है। तो लेटेंट मीन्स जो होता है गुप्त यानी छिपा हुआ। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा छिपा हुआ का यानी होना चाहिए स्पष्ट, क्लियर। तो ओबियस जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है इसका जो अर्थ होता है अस्पष्ट। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइडियम। आइडियम मीन्स होता है मुहावरा। यहाँ पर मुहावरा दिया हुआ ए स्टोन्स थ्रू आवे। ए स्टेन्स थ्रू आवे का जो अर्थ होता है बहुत पास या कम दूरी पर। तो ए स्टोन्स थ्रू आवे का जो यहाँ पर हो जाएगा सही अर्थ एट ए शॉर्ट डिस्टेंस यानी बहुत कम दूरी पर। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द सैनोनम ऑफ द गिवन वर्ड। सैनोनम मीन्स होता है पर्यायवाची शब्द, इसका सेम आपको मिलता जुलता शब्द आपको बताना है। रेसिस्टेंस का पूछा गया है, रेसिस्टेंस का जो होता है प्रतिरोध विरोध, इस तरह का यहाँ पर अर्थ हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रिफ्यूजल। रिफ्यूजल का जो होता है यहाँ पर असम्मति प्रतिषेध, इस तरह का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर खाली स्थान में आपको बताना है। तो क्वेश्चन इस तरह से डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू, खाली स्थान में क्या होगा हैव बीन या हैज बीन, क्या होगा बताना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज बीन रिटेन बाय जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यहाँ पर हैज बीन होगा। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर शब्द का आपको चयन करना है, वर्ड का देना है, खाली स्थान में क्या होगा। क्वेश्चन इस तरह से मैनी टूरिस्ट टू इंडिया विजिट द ब्यूटीफुल वैली ऑफ कश्मीर इन स्प्रिंग एंड समर। तो समर एवं स्प्रिंग के समय में, वसंत एवं गर्मी के समय में ज़्यादातर जो है टूरिस्ट आते हैं कश्मीर को देखने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा तो जनरली होगा, सामान्य रूप से। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से आपको सही स्पेलिंग कौन सा है बताना है। एकोमोडेट का यहाँ पर सही स्पेलिंग बताना है। तो डी ऑप्शन में जो प्रयोग हुआ है एकोमोडेट का, यह बिल्कुल सही स्पेलिंग दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 35 आम बेचने पर प्राप्त लाभ 7 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। मैथ का जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को आपको पहले खुद से ट्राई करना है। वीडियो को रोक करके पहले आप खुद से बना लीजिए, फिर आगे का आपको डिस्कशन देखना है। यहाँ पर टोटल जो वस्तु है 35 आम है, 35 आम को बेच रहा है और लाभ जो मिल रहा है 7 आमों के क्रय मूल्य के बराबर। यहाँ पर जो भी दिया हुआ रहेगा यही चीज़ आपको मानना है। अगर यहाँ पर क्रय मूल्य के जगह पर विक्रय मूल्य दिया हुआ रहता तो आपको मान लेना है सीधा सा कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, या फिर आप x मान कर भी बना सकते। तो यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है। तो यहाँ पर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया हो गया। टोटल वस्तु कितना है तो 35 है, 35 वस्तु यहाँ पर बेच रहा है। तो टोटल यहाँ से हमें पता चलेगा कि वस्तु जो है यहाँ पर आम 35 है। एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपया हुआ, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस CP बराबर जो हो गया यहाँ पर एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 35 आम का क्रय मूल्य 35 गुना 1 हो जाएगा यहाँ पर 35 रुपया। अब यहाँ पर लाभ कितना हो जाएगा, लाभ प्रॉफिट P बराबर जो है यहाँ पर
7 आमों के क्रयमूल्य के बराबर, 7 आमों के क्रयमूल्य के बराबर, एक आम का क्रयमूल्य 1 रुपया है तो 7 आम का क्रयमूल्य यहाँ से कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पर क्रयमूल्य दिया हुआ है 35, लाभ दिया हुआ है 7, आपको निकालना है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र होता है लाभ गुना 100 बट्टा क्रयमूल्य। तो लाभ है यहाँ पर 7, लाभ गुना 100 बट्टा में हो गया यहाँ पर क्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना हो गया यहाँ पर 35 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, लाभ प्रतिशत यहाँ से निकल के आ गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर जो हो गया यहाँ पर 20%, आंसर आ गया। यहाँ से आपको एक चीज़ और लग रहा होगा कि इसमें विक्रय मूल्य क्यों नहीं निकाले, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, इसके लिए हमें विक्रय मूल्य की जरूरत ही नहीं है। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य यहाँ से जो हो जाएगा 35 प्लस 7 42 रुपया हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन में सिंपल सा यहाँ पर जो भी दिया हुआ रहेगा, अगर यहाँ पर रहता कि 7 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रय मूल्य को मान लेना है, फिर आपको लाभ और जो भी क्रय मूल्य रहेगा उसको निकाल लेना है इस तरीके से, तो आप आसानी से बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन क्षेत्रमिति से संबंधित है। क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से सबसे बड़ा गोला काटकर निकाला गया है, गोले का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना है। घन में अगर आप गोला काटते हैं तो यहाँ पर जो हो जाएगा घन की भुजा बराबर हो जाएगा गोला का व्यास, गोला का व्यास हो जाएगा घन की भुजा बराबर। तो गोला का व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा होता है तो 7/2 हो गया। और गोला का आयतन का जो सूत्र है 4/3 पाई आर क्यू, इस सूत्र पर आपको बैठा देना है 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू का मान पता है 7/2, सॉल्व कर दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने पर 179.2/3 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 8:3 है और उनका अंतर 120 है। दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या आपको बताना है। इसको आप x मानकर भी बना सकते हैं, नहीं तो सीधा आप इसमें से 8 और 3 के रेशियो में है, इसमें से माइनस कर दीजिए। 5 यूनिट बराबर 120, 1 यूनिट का मान 24 हो गया। सबसे छोटी संख्या 3 में 24 से गुना कीजिएगा 72 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 72। नहीं तो x मानकर बनाइएगा तो पहली संख्या यहाँ पर हो जाएगा 8x, दूसरी संख्या 3x, दोनों का अंतर, तो 8x में से 3x को घटाइएगा तो 5x हो गया। और अंतर है यहाँ पर 120 दिया हुआ, x का मान यहाँ से आ गया 24। और आपको छोटी संख्या बताना है, तो छोटी संख्या 3x हो गया यहाँ पर, तो 24 में 3 से गुना कीजिएगा तो 72। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 72 आ गया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 72। और सबसे बड़ी संख्या तो 24 गुना 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। यह सांख्यिकी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें जो सूत्र होता है 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। और इसमें अलग अलग करके या तो कभी बहुलक बराबर पूछ दिया जाता है या कभी माध्य बराबर। एक ही सूत्र को आपको फॉर्मेट में याद रखना है, या तो आप बहुलक बराबर याद रखिए या फिर 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अब जिस तरीके से आपसे पूछा जाएगा उस तरीके से आप इसको बराबर की इस साइड से इस साइड ले जाकर सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, या 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एरिथमेटिक शब्द में आय अक्षर के होने का प्रतिशत क्या है। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आपको एरिथमेटिक शब्द में आय अक्षर होने का प्रतिशत बताना है। तो एरिथमेटिक यहाँ पर टोटल एरिथमेटिक में जो है 10 यहाँ पर लेटर का प्रयोग हुआ है और इसमें आपको आय बताना है। तो आय 2 जगह है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, तो 2 हो गया और टोटल कितना है 10 है। तो आय का प्रतिशत बताना है, तो 2/10 गुना 100 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 20% इसका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, और यहाँ पर तीनों भुजाओं का अनुपात दिया हुआ 4:3:2। अब इसको बनाने के लिए आप भुजा निकाल लीजिए। पहली भुजा को x से गुना कर दीजिए तो 4x हो गया, 3x 2x, इस तरह से सभी को जोड़ दीजिए तो 4 + 3 7 + 2 9x बराबर हो गया। यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, तो यहाँ पर जोड़ दिए 4x + 3x + 2x, जोड़ने पर हो गया 9x और परिमाप बराबर 63 दिया हुआ है, तो x का मान यहाँ से आ गया 7। तो सबसे बड़ी भुजा आपको बताना है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर 4x वाला हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा, तो 4 में 7 से गुना कर दीजिए, 7 में 4 से गुना करने पर 28 हो गया। तो यह सही आंसर आ गया। यहाँ पर त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर औसत से रिलेटेड है। यहाँ पर संख्या दिया हुआ है 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है, तो x का मान क्या होगा। सभी संख्याओं का योगफल बराबर होता है औसत जो भी दिया हुआ है और टोटल जितना भी संख्या उसमें से गुना कर देना है। तो योगफल हो गया यहाँ पर 38 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 x मिलाकर 6 हो गया। तो 38 में 6 से गुना करने पर यहाँ पर जो हो जाएगा सभी संख्याओं का योगफल 228 हो गया। और सभी संख्याओं का योग यहाँ से आप जोड़ लीजिए सभी को यहाँ तक। तो 35, 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 प्लस x सभी को जोड़ने पर यहाँ जो हो जाएगा 188 और x भी है तो 188 प्लस x, 188 प्लस x बराबर 228 मान रख देना है। तो 228 में से 188 को घटाइएगा तो घटाने पर यहाँ पर जो आ जाएगा 40। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा x के स्थान पर क्या होगा तो 40। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है। तो 30-50 के बीच में जो अभाज्य संख्या है 30 के बाद आगे बढ़ना है 31, इसके बाद है 37, इसके बाद है 41, इसके बाद है 43, इसके बाद है 47। तो टोटल जो यहाँ पर संख्या होगी 5, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्या है 31, 37, 41, 43, 47। अगला क्वेश्चन है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल है। इस क्वेश्चन को आप जरूर खुद से ट्राई कीजिए, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 1 मिनट का आपको समय लेना है। आप सोचिए इस क्वेश्चन का, आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया हुआ है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है और उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल है। यहाँ पर 37 देखिएगा आप, तो 37 जो है अभाज्य संख्या है, इसका फैक्टर कीजिएगा 2 3 4 इस तरह में, तो नहीं होगा फैक्टर क्योंकि यह अभाज्य संख्या है। 37 का जो फैक्टर होगा 1 गुना 37। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो पूर्ण संख्या, एक भी पूर्ण संख्या और 37 भी पूर्ण संख्या है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, तो 1 गुना 37 बिल्कुल गुणनफल हो गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल, एक है यहाँ पर संख्या 1 और दूसरी है यहाँ पर 37, तो दोनों का अंतर लीजिएगा। तो 37 में से 1 को घटाइएगा तो कितना हो गया, यहाँ पर 1 घटाने पर 36 हो गया। और ये इसके बाद कहा जा रहा है उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल, तो 36 का वर्गमूल निकाल दीजिए, यहाँ पर कितना हो गया 6 आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस तरह से आपको सोचकर बनाना है और 1 से लेकर 100 तक आपको जरूर अभाज्य संख्याएं याद कर लेना है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपको याद है कि 37 अभाज्य संख्या है तो 1 से तुरंत आप बना लीजिएगा, अगर नहीं याद है तो फिर आप बहुत आपको कैलकुलेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन में है जल का बर्फ बनना। अगर जल यहाँ पर जम के बर्फ बन जाता है तो फिर से उसको आप गर्म करके पिघला करके फिर से जल बना सकते हैं। यह जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक नहीं है। बर्फ का पिघलना यहाँ पर दिया हुआ है, तो बर्फ अगर पिघल जाता है तो फिर से जमा के उसको आप बर्फ बना सकते हैं। यह भी जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सी ऑप्शन में लकड़ी का जलना। लकड़ी अगर एक बार जल जाता है तो फिर से आप उसको दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन में दोबारा से आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है चीनी का पानी में घुलना। अगर चीनी पानी में घुल जाता है तो पानी को गर्म करके आप फिर से चीनी को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, तो यहाँ पर कैलेमाइन का आपको सिंपल सा सूत्र बताना है, तो ZnCO3। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लुई पास्चर ने किसकी खोज की। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा लुई पास्चर ने रेबीज टीका की खोज की। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, रेबीज रोधी टीका। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है। तो मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित जो नहीं है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी जो संबंधित है पुरुष प्रजनन तंत्र से, गर्भाशय, अंडवाहिका, अंडाशय, यह तीनों जो है मादा प्रजनन तंत्र का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे दुर्बल बल है, सबसे कमजोर जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। बिहार में 1951 में जो सीट निर्धारित किया गया था बिहार के लिए 330। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के सिफारिश के बाद जो सीट यहाँ पर निर्धारित किया गया 318।
और 1956 के बाद बिहार में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का चुनाव 1957 में, और यह जो हुआ था 318 सीटों पर। सीट जो निर्धारित किया गया था 318, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 318। अगला क्वेश्चन है पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है। पेन तथा स्याही यानी इंक, तो अगर आप पेन खरीदते हैं तो इसके साथ आपको इंक की भी ज़रूरत है, तो यह दोनों जो है संयुक्त मांग का उदाहरण है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पेन के साथ साथ आपको इंक की भी ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन आभूषण सोने का बना होता है। आभूषण सोने का जो बना होता है, शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का, और आभूषण के लिए जो प्रयोग करते हैं 24 कैरेट से कम 22 कैरेट 18 कैरेट का। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बी एवं सी दोनों। आभूषण जो है 24 कैरेट सोना का नहीं बना सकते हैं, और सोना का आभूषण बनाने के लिए उसमें तांबा बाकी पार्ट का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 18 22 दोनों, बी एवं सी दोनों सही है। और आप लोग 100 में से कितना क्वेश्चन सही बनाए हैं कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए।